Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics। एक बात हम क्लास स्टार्ट करने के पहले ही बता दें, ये जेईई मेंस एडवांस्ड के लिए हम पढ़ा रहे हैं और उसके अलावा इसके जो रिजल्ट्स हैं वो मेडिकल नीट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो वो स्टूडेंट जो इन एग्जाम्स के लिए सीरियस हैं जरूर इस लेक्चर को देखें और समझें। बाकी क्लास 11th में जो दो पहला डेरिवेशन कराएंगे वही सिलेबस में है और उस पे बेस्ड सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला हम करते हैं रिलेशन जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में है, लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के। एक सर्कुलर पाथ हम ले लें, रेडियस कैपिटल आर का, ये सेंटर हो गया। अब सेंटर से सपोज करो एक पार्टिकल यहां पे है और फिर मूव करके यहां पे आता है, यानी t इक्वल टू 0 पे यहां पे है और टाइम t पे यहां पे पहुंच गया। टोटल s डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये, यानी जो आर्क का लेंथ है वो s, और पार्टिकल जो सेंटर के अबाउट एंगल रोटेट किया वो थीटा। तो इस दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो हम लोगों ने लोअर क्लास में जियोमेट्री में पढ़ा है। आर्क इज इक्वल टू आर थीटा, जहां पे थीटा रेडियन में है। थीटा इसमें किस में है बेटा? रेडियन में है। अगर पूरा सर्कल हम कंप्लीट करें तो ये हो जाएगा 2 पाई, ये 2 पाई आर हो गया, और ये एस क्या हो जाएगा? पेरीमीटर, जो रिजल्ट हमको पता है। तो आर्क इज इक्वल टू आर थीटा। अब इस कॉर्ड की बात करें, दिस कॉर्ड, इस कॉर्ड यहां से यहां तक का ये डिस्प्लेसमेंट है। इफ थीटा टेंड्स टू 0, अगर थीटा टेंड्स टू 0 हो जाए तो उस केस में क्या होगा बेटा? थीटा टेंड्स टू 0, तो उस केस में आर्क इज नियरली इक्वल टू कॉर्ड, and then in that case s is equal to r theta में s is chord, यहां पे s आर्क है बेटा, लेकिन जब थीटा टेंड्स टू 0 होगा तो आर्क विल बी नियरली इक्वल टू कॉर्ड, और आर्क नियरली इक्वल टू कॉर्ड होगा तो कॉर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट, और ये किस डायरेक्शन में होगा? टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, ये इसको आप नोट करना बेटा। अब ये आर्क नहीं है, ये क्या है? टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर इंटू, ये क्या हो गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां पे आपको समझाने के लिए हमने थीटा लार्ज लिया है, तो ये आर्क इज इक्वल टू आर थीटा है, यानी जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होगा वो आर थीटा से कम होगा, लेकिन थीटा जैसे जैसे टेंड्स टू 0 होगा तो ये जो कॉर्ड है वो आर्क के बराबर हो जाएगा, और उस केस में ये टेंजेंट हो जाएगा। जैसे दो पॉइंट यहां पे ले ले, ये थोड़ा सा और नियर आ गया, ये थोड़ा सा और नियर आ गया, तो इस केस में आप देखेंगे कि जो कॉर्ड है वो ये हो जाएगा, कॉर्ड विल बी दिस वन, और आर्क यहाँ पे दिख रहा है सफेद कलर से, तो करीब करीब दोनों बराबर हो गए। अगर इनको हम और नजदीक ले ले तो फिर ये जो कॉर्ड है बेटा ये क्या हो जाएगा? अभी भी हमने दूर दिखाया है, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा? टेंजेंट हो जाएगा। जब दोनों पॉइंट एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, बहुत ही नियर होंगे, तो उस केस में टेंजेंट हो जाएगा, और उस केस में
एस इज इक्वल टू आर थीटा में एस क्या है भाई, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट। इसको नोट कर लेना बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट और टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, और इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इसी को अगर दिस इज टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टेंजेंट के डायरेक्शन में है। और ये क्या भाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपको पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब इस इक्वेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो टेंजेंशियल डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू आर कांस्टेंट डी थीटा बाई डी टी। और ds बाई डी टी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या देगा भाई, वेलोसिटी देगा। किस डायरेक्शन में, टेंजेंट के डायरेक्शन में। तो इसको हम क्या लिखेंगे, v टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस टाइम्स एंगुलर वेलोसिटी। Again differentiating this equation with respect to time, हमको क्या मिलेगा, dv टेंजेंशियल बाई dt इज इक्वल टू r कांस्टेंट d ओमेगा बाई dt। तो वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन, और वो किस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा, इज इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। सो दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड दिस इज एंगुलर एक्सेलरेशन। कभी कभी हम इसको लीनियर एक्सेलरेशन और इसको एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये इनके बीच में रिलेशन हो गया। यानी हमको कोई भी एंगुलर फिजिकल क्वांटिटी पता है तो उसके करस्पॉन्डिंग लीनियर या टेंजेंशियल फिजिकल क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हैं इन रिलेशंस के साथ। सो ये हो गया भाई इनके बीच का रिलेशन। अब हम आते बेटा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। हमको ये डिस्कस करना कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है। तो यहां पे थोड़ा बड़ा ही सिंपल और समझने वाला डिफिनेशन मैं बताऊंगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन write down when a body moves on circular path and acceleration acts towards center
known as centripetal acceleration. Centripetal acceleration. तो ये तो बड़ा बेसिक डेफिनेशन है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। 11th के स्टूडेंट्स को ऐसे ही पढ़ाया जाता है बेटा, लेकिन एग्जैक्टली करेक्ट डेफिनेशन हो ऐसा हम नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन समझना हम स्टार्ट करेंगे जब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को, तो इसी बेसिक डेफिनेशन से ही हम समझेंगे। तो बाद में एक्चुअली ये क्या होता है और इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो सपोज कर लो एक कोई पार्टिकल है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, रेडियस आर के, ये हम ओरिजिन ले रहे हैं, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। पार्टिकल इसके ऊपर कांस्टेंट स्पीड v से, ध्यान दीजिए, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड v से मूव कर रहा है और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव कर रहा है। जैसा कि अभी हमने बताया बेटा, v इज इक्वल टू ओमेगा आर, अगर v कांस्टेंट है तो ओमेगा भी कांस्टेंट होगा। तो स्पीड हमने कांस्टेंट लिया है। अच्छा, स्पीड कांस्टेंट लिया तो आप ये बताइए क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा? आंसर नो होगा, क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है। जैसे जब ये पार्टिकल यहां पे होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन अपवर्ड होगा, जब यहां होगा तो टुवर्ड्स वेस्ट, यहां होगा तो डाउनवर्ड होगा यानी टुवर्ड्स साउथ, और यहां होगा तो टुवर्ड्स ईस्ट। यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो चेंज कर कांस्टेंट है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अच्छा, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है यानी वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और जहां भी वेलोसिटी चेंज होगा एक्सेलरेशन होगा। तो यहां पे भी एक्सेलरेशन है और डिफिनीशन यही कह रहा है कि भले ही इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं बढ़ रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन होगा। और वो एक्सेलरेशन किधर लगेगा? टुवर्ड्स सेंटर, इसीलिए इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा जाता है। यानी अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो चाहे उसका स्पीड कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, दोनों केस में एक्सेलरेशन लगेगा। वेरिएबल होगा तब तो आपको पता है कि स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन अगर स्पीड कांस्टेंट है तब भी एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और ये जो एक्सेलरेशन होगा, ये कौन सा एक्सेलरेशन होगा भाई? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इन जनरल क्या है बेटा, कोई पार्टिकल किसी भी कर्व पाथ पे मूव करा, सर्कल तो आप छोड़ दो, कोई भी कर्व पाथ ले लो, वो पैराबोला ले लो, हाइपरबोला ले लो, एलिप्स ले लो या जनरल कोई पाथ ले लो, कर्व पाथ पे जब भी कोई पार्टिकल मूव करता है तो उसके ऊपर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 100% लग रहा होगा। अगर स्पीड बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, जो अभी हमने पढ़ा था AT इज इक्वल टू अल्फा आर। AT क्या? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। खैर, अब एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, वो इस टॉपिक को करने के बाद हम करेंगे। पहले सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला डिराइव करें, लेकिन उसके पहले दिमाग में एक बात डाल लीजिए, कोई भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो या किसी भी कर्व पाथ पे मूव कर रहा हो, अगर उसका स्पीड कांस्टेंट है तो 100% सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन उसके ऊपर लग रहा है, और स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो एक और एक्सेलरेशन होगा जिसको हम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कहा भाई, इसका स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है।
अब सपोज करो टाइम टी पे इसका कोऑर्डिनेट है x, y, ये पार्टिकल का कोऑर्डिनेट x, y। कोऑर्डिनेट हम क्यों निकाल रहे बेटा? कोऑर्डिनेट से पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर का डिफरेंशिएशन वेलोसिटी देगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन देगा, इसलिए, और वही हमको निकालना है, तो वही हम काम करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट x, y मान लिया, ये रेडियस इसका कैपिटल R मान ले सर्कुलर पाथ का, और सपोज कर ले इस मोमेंट पे ये एंगल थीटा बना रहा है। पार्टिकल यहां से चलना शुरू किया और टाइम टी पे यहां पे पहुंचा, तो ये थीटा इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टी। भाई थीटा इक्वल टू क्या होगा? यही होगा ना, ओमेगा टी। अब इस पार्टिकल का जो रेडियस वेक्टर है ये, यानी ये पार्टिकल पॉइंट पी पे है, तो जो वेक्टर ओपी है इसको हम रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर कहेंगे। तो पोजीशन वेक्टर को हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इस स्मॉल आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई? कैपिटल आर। स्मॉल आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? कैपिटल आर, ये यहां पे दिख रहा है। अच्छा, इस स्मॉल आर वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यहां पे हम देखें तो वेक्टर स्मॉल आर क्या होगा बेटा? ऐसे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर ले, तो ये हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब x क्या होगा बेटा? तो यहां पे ये एंगल थीटा है, ये कैपिटल आर है, और ये x, ये चीज क्या है? x, और ये क्या है? y, यहां से यहां तक y। तो cos थीटा इक्वल टू क्या है? यहां से देखें x अपॉन r, तो x को क्या लिख सकते हैं? r cos थीटा। सो पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू r cos थीटा आई कैप प्लस y हम निकाले, तो यहां से देखें साइन थीटा क्या होगा बेटा? साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r। तो y को क्या लिख सकते हैं? r साइन थीटा जे कैप। अब टाइम टी में कितना एंगल रोटेट किया पार्टिकल ने? तो फार्मूला हमारे पास एक हमने सर्कुलर मोशन का पढ़ाया, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, और ओमेगा हमने कांस्टेंट माना, यानी अल्फा क्या? 0 है भाई, अल्फा होता डी ओमेगा बाई डी टी, अल्फा 0 है, यानी थीटा इक्वल टू क्या होगा? ओमेगा टी, टी इक्वल टू 0 पे यहां से पार्टिकल चलना शुरू किया, तो कितना एंगल रोटेट करेगा? ओमेगा टी। यानी इसको हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर r इज इक्वल टू r cos ओमेगा टी आई कैप प्लस r साइन ओमेगा टी जे कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर आ गया बेटा, ध्यान से समझना इस चीज को। तो डेरिवेशन का पहला पार्ट क्या है? पोजीशन वेक्टर। क्यों निकाले पोजीशन वेक्टर? क्योंकि इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिल जाएगा, और फिर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इसलिए हम पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं। तो पोजीशन वेक्टर को विद रेस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट कर दें, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लें, ये बेटा इक्वेशन नंबर 1। अब इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दें, तो डी आर बाई डी टी, डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो पहले इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, देन प्लस इसका डिफरेंशिएशन करेंगे,
तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करें, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, अब ध्यान से समझना भाई, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा तो आर इसमें कांस्टेंट है, ऐसे ही रहेगा। अच्छा, आई कैप यूनिट वेक्टर है, ये भी कांस्टेंट है, तो ये भी ऐसे ही रहेगा। आई कैप ये यहीं रख दिया। अब कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन, माइनस साइन, तो साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि डी टी बाई डी टी 1। ऐसे कर सकते, ये डिफरेंशिएशन हो गया। या फिर ऐसे समझ सकते हो कि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और कॉस के अंदर जो कुछ है साइन के अंदर वही होगा, और जिसके रेस्पेक्ट में टी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टी के साथ जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। ऐसा डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ाया हुआ है। प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो आर कांस्टेंट ये यहीं रह गया, बाहर आ गया भाई। ऐसे जे कैप कांस्टेंट है बेटा, तो जे कैप को हम हटा देते हैं, यहां पे ये ऐसे कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसका बाद में यूज आएगा। जे कैप को हमने यहां लिख दिया, ये भी कांस्टेंट है। तो अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस। सो कॉस साइन के अंदर जो कुछ है कॉस के अंदर वही आ जाएगा, और टी के साथ जो कांस्टेंट टर्म है वो बाहर आ जाएगा। सो दिस विल बी डिफरेंशिएशन। डी आर बाई डी टी क्या होगा भाई? वेलोसिटी हो गया, तो इसको हम v लिख देते हैं। दिस इज v। अब इसका फिर से डिफरेंशिएशन करें बेटा, तो ये हो जाएगा dv बाई डी टी इज इक्वल टू, तो देखो यहां पे माइनस आर ओमेगा कांस्टेंट है, ये बाहर हमने लिख दिया। फिर आई कैप यूनिट वेक्टर कांस्टेंट है, मैं यहां बाहर लिख दिया। अब साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, और जो साइन के अंदर है वही कॉस के अंदर, और टी के साथ जो कोएफिशिएंट है ये बाहर आ गया। ये डिफरेंशिएशन हो गया। देन प्लस आर ओमेगा कांस्टेंट, ये अलग कर लिया। देन जे कैप कांस्टेंट, ये अलग कर लिया। अब कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस साइन, कॉस के अंदर जो कुछ भी है वही साइन के अंदर ओमेगा टी, और टी के साथ जो कांस्टेंट है ओमेगा वो बाहर आ गया। तो ये हो गया भाई डिफरेंशिएशन। और dv बाई dt क्या हो जाएगा बेटा? a हो जाएगा। तो अब इसको रीअरेंज करके हम लिख रहे हैं एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू, देखो यहां पे माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, और यहां माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, ये कॉमन हो रहा है। हम पूरा कॉमन नहीं लेंगे बेटा, हम केवल माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन लेंगे। माइनस ओमेगा स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा? आर कॉस ओमेगा टी आई का, ये ब्रैकेट में लिख रहा है आर कॉस ओमेगा टी आई का। देन प्लस यहां पे क्या बचेगा? आर साइन ओमेगा टी जे कैप, आर साइन ओमेगा टी जे कैप, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें भाई।
देखो ये क्या है, आर कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस आर साइन ओमेगा टी जे कैप, ये क्या है, वेक्टर आर। इस पूरे को हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर आर। तो इसको हमने वेक्टर आर लिख दिया बेटा, यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वेक्टर आर। अगर इसको हम देखें तो ये एक्सेलरेशन का पोजीशन के साथ रिलेशन दे रहा है, यानी ये क्या दिखा रहा है बेटा, इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं कि इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड यहां से हम निकाल सकते हैं। इस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, ए इक्वल टू माइनस साइन हटा देंगे ओमेगा स्क्वायर, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, रेडियस के बराबर कैपिटल आर। यानी ये जो एक्सेलरेशन आया ये ओमेगा स्क्वायर आर होगा, और इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहां पे हम देखें तो वेक्टर आर का डायरेक्शन क्या है, ओ टू पी, ओ से पी की तरफ, यानी अवे फ्रॉम सेंटर। ये एक्सेलरेशन उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी किधर होगा, पी टू ओ, यानी किधर होगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ ए इज टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर। तो चूंकि इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर है, इसलिए अब हम इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कह सकते हैं। अभी तक हमने ए लिखा था बेटा, अब हम इसको ए सबस्क्रिप्ट सी लिखेंगे, ए सबस्क्रिप्ट सी। डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स सेंटर, और मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, ओमेगा स्क्वायर आर। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर होगा। ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है, डेराइव करने के लिए कैसे करेंगे, पहले पोजीशन वेक्टर किया, फिर डिफरेंशिएट किया वेलोसिटी है, फिर डिफरेंशिएट किया एक्सेलरेशन आ गया, और इस तरीके से ये प्रूव हो गया। सो ये एक्सेलरेशन किधर भाई, टुवर्ड्स सेंटर है, क्योंकि वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए हमने इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहा। क्योंकि जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर लगता है बाय डेफिनेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहलाता है। मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर, इसको और भी डिफरेंट फॉर्म में लिखा जा सकता है। वो डिफरेंट फॉर्म क्या है बेटा, उसको हम डिस्कस करते हैं। तो अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था भाई, V टेंजेंशियल इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, V टेंजेंशियल बाई आर। तो ए सी इज इक्वल टू V टेंजेंशियल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। सो ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू V टेंजेंशियल स्क्वायर अपॉन आर। ये एक नया फार्मूला हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए। अच्छा, जो V होता है बेटा, वेलोसिटी, वो हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में ही होता है, जिस पाथ पे मूव कर रहा होता है उसके टेंजेंट के डायरेक्शन में ही होता है। जैसे इस पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है ये टेंजेंट के डायरेक्शन में ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे होगा। तो V हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। इसलिए जनरली बुक में V टेंजेंशियल न लिख के V ही लिख देते हैं, V स्क्वायर बाई आर।
तो वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी एक ही चीज है, क्योंकि वेलोसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में होता है बेटा? टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है v टेंजेंशियल। यहाँ पे हम नेक्स्ट फॉर्म कैसे लिख सकते हैं? AC इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर को लिख दिए ओमेगा इंटू ओमेगा आर, और ओमेगा आर को क्या लिख सकते हैं भाई? v टेंजेंशियल। सो AC इज इक्वल टू ओमेगा इंटू v टेंजेंशियल। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के तीन डिफरेंट फॉर्म होंगे बेटा। ओमेगा और आर पता हो तो यहां से निकल जाएगा, v और आर पता हो तो यहां से निकल जाएगा, ओमेगा और v पता हो तो यहां से निकल जाएगा। सो दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बेटा। एक्सेलरेशन हमने पढ़ा, फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पढ़ा, और फिर उसके अलावा हमने क्या पढ़ा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इनका मीनिंग अलग अलग क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम सपोज कर रहे हैं कि एक कोई पार्टिकल ऐसे इस पाथ पे मूव कर रहा है। अच्छा, वेलोसिटी हमेशा किस डायरेक्शन में होगा भाई? टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। तो यहां पे हम सपोज कर ले वेलोसिटी इस पॉइंट पे टेंजेंट हम ड्रॉ करें तो ये इस डायरेक्शन में होगा। इसको हम v टेंजेंशियल लिखे या सिंपली v लिखे बेटा, बात एक ही है। a टेंजेंशियल को at लिखना होगा, a सबस्क्रिप्ट t लिखना होगा। क्यों लिखना होगा? क्योंकि a टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन है। अब a टेंजेंशियल और a सेंट्रीपिटल को अलग अलग समझते बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और इंजीनियरिंग के लिए, इसलिए ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए जो एक्सेलरेशन है पार्टिकल का, ये तो v तो हमेशा टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा पाथ के, a किसी डायरेक्शन में हो सकता है। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम मान ले ये है, दिस इज a, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अब इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट हम ले, इस एक्सेलरेशन का दो कंपोनेंट ले, एक वेलोसिटी के डायरेक्शन में, इस एंगल को हम थीटा सपोज कर ले। ये एंगल कितना भाई? थीटा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच का एंगल। तो दो कंपोनेंट ले, एक v के डायरेक्शन में, v के डायरेक्शन में, इसको हम कहते हैं बेटा a टेंजेंशियल, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहलाता है। और एक v के परपेंडिकुलर, इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, a सेंट्रीपिटल। अब दोनों के रोल को समझो। ए टेंजेंशियल इधर भी हो सकता है, टेंजेंट v के अलोंग, v के डायरेक्शन में हो सकता है या v के अपोजिट हो सकता है। अगर ये थीटा 0 है तो फिर ए जो है वो ए टेंजेंशियल के बराबर होगा, या ऐसे का ए टेंजेंशियल ए के बराबर होगा, ए सेंट्रीपिटल 0 हो गया। ये किस केस में होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन में होता है बेटा। लेकिन अगर ए v के साथ कोई भी नॉन जीरो एंगल बना रहा है तो उस केस में पार्टिकल स्ट्रेट पाथ पे नहीं चल सकता है, वो कर्व पाथ पे चल रहा होगा, और उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक v के डायरेक्शन में, उसको हम a टेंजेंशियल कहेंगे, और एक v के परपेंडिकुलर, जिसको हम a सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। अगर यही थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए? 90 डिग्री, यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन हो जाए, तो फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही टोटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। अगर थीटा 90 से ग्रेटर हो गया, ये सारी चीजें नोट करते रहना भाई जो हम बता रहे हैं। अगर थीटा 90 से ग्रेटर हो गया
तो उस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इन दोनों का, इन तीनों का रिलेशन क्या है वो बताते बेटा। तो रिलेशन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू a टेंजेंशियल प्लस a सेंट्रीपिटल। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, और फिगर से क्लियर है कि a टेंजेंशियल और a सेंट्रीपिटल के बीच में हमेशा कितना एंगल बनेगा बेटा, 90 डिग्री बनेगा। यानी मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन और मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अंडर रूट a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a सेंट्रीपिटल स्क्वायर। अच्छा, ए टेंजेंशियल यहां फिगर से देखें तो क्या होगा, ए टेंजेंशियल इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू ए साइन थीटा, जहां पे थीटा क्या है बेटा, ए और v के बीच का एंगल। अब हम ये समझते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस इन तीनों का क्या है और ये तीनों एक दूसरे से किस तरह से अलग अलग हैं। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर v के डायरेक्शन में, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दो डायरेक्शन में हो सकता है बेटा, एक v के डायरेक्शन में, एक अपोजिट डायरेक्शन में। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल क्या है, स्पीड को बढ़ाना। ध्यान देना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल क्या है बेटा, स्पीड को बढ़ाना या स्पीड को घटाना। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 है तो स्पीड कांस्टेंट होगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v के डायरेक्शन में है तो पार्टिकल का स्पीड इंक्रीज करेगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v के अपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डिक्रीज करेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का एक और फार्मूला है बेटा, ए टेंजेंशियल, जैसा कह रहा अभी हमने बताया स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। यानी अगर हम स्पीड का डिफरेंशिएशन करें, ये देखो बेटा वेलोसिटी है और इसका मॉड ले लिया, ये क्या हो गया, स्पीड हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ये क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। इसी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रोल क्या बेटा, पार्टिकल के स्पीड को चेंज करता है। ए सेंट्रीपिटल का फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं, इसका रोल क्या है केवल ये बता रहे हैं। ये स्पीड को चेंज नहीं करता बेटा, ये क्या करता है, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है बेटा, इट चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इसको फिर और डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इन पॉइंट्स को नोट करो। और जो नेट एक्सेलरेशन या टोटल एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन है वो क्या है बेटा, वेलोसिटी का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन कर दें और इसका मैग्नीट्यूड ले लें तो ये नेट एक्सेलरेशन या टोटल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे रहा। क्या दे रहा भाई, मैग्नीट्यूड दे रहा। मॉड ले लिया तो ये एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड दे रहा। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट है बेटा।
वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके फिर मैग्नीट्यूड लोगे तो टोटल एक्सेलरेशन मिलेगा, और वेलोसिटी का पहले मैग्नीट्यूड ले लिया फिर डिफरेंशिएशन करोगे तो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लिया तो यार ये हो क्या गया, स्पीड हो गया, और स्पीड का डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के साथ तो क्या देगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी स्पीड किस रेट से बढ़ रहा है या घट रहा, इसी को हम क्या कहते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। फिर से इन तीनों पॉइंट को एक बार डिस्कस करते बेटा, फिर इनके एग्जांपल्स को और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या करता है, इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है। अगर किसी पार्टिकल पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, 100% श्योर मानिए वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं करेगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या करता है, स्पीड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज करता है, यानी स्पीड को चेंज करता है, स्पीड को बढ़ा रहा होगा या घटा रहा होगा। अगर स्पीड के डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो स्पीड को बढ़ा रहा होगा, वेलोसिटी के अपोजिट है तो स्पीड को डिक्रीज कर रहा होगा। टोटल एक्सेलरेशन या नेट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन क्या बेटा, इसका 3 रोल होता है। ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा होता है, मैग्नीट्यूड को चेंज कर रहा होता है, या दोनों चेंज कर रहा होता है। अब इनको और डिटेल में डिस्कस करने के लिए एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बेटा, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल चीज है, तो अलग अलग एग्जाम्पल लेके और थोड़ा सा इसको डिटेल में हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, ये क्वेश्चन भी है बेटा, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है। एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v एंड एक्सेलरेशन a। स्ट्रेट लाइन पे तभी मूव कर सकता है जब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में हो या अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। अब इस केस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो इट विल बी इक्वल टू टोटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या होगा बेटा, 0 होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला हमने लिखाया था AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r। अब हम आपसे पूछें कि एक स्ट्रेट लाइन को सर्कल हम मान ले तो उसका रेडियस क्या होगा। तो स्ट्रेट लाइन अगर हम सर्कल ले ले बेटा तो रेडियस इनफाइनाइट होगा। बात समझ रहे हो हम क्या कहना चाहते हैं। ये एक सर्कल का पार्ट ले ले तो इसका रेडियस क्या होगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करे, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करे, फिर ये नॉर्मल ड्रॉ करे, ये नॉर्मल ड्रॉ करे, यही रेडियस होगा ना। तो अगर कोई स्ट्रेट लाइन है बेटा तो यहाँ पे टेंजेंट यही होगा, यहाँ पे टेंजेंट यही होगा, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दो, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ कर दो, पैरेलल लाइन हो गई। वो कहाँ पे मिल रही जाके, इन्फिनिटी पे, यानी रेडियस कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया, और रेडियस से इन्फिनिटी हो गया तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। स्ट्रेट लाइन मोशन में जो टोटल एक्सेलरेशन है वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। वो 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, अगर स्पीड कांस्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो डायरेक्शन तो कांस्टेंट है। तो उस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, लेकिन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन स्ट्रेट लाइन मोशन में हमेशा 0 होगा। तो ये हो गया ए टेंजेंशियल और ए सेंट्रीपिटल स्ट्रेट लाइन मोशन का भाई। अब सर्कुलर मोशन में हम आते हैं। तो सर्कुलर मोशन में हम देखें बेटा, ऐसे एक सर्कल ले ले और एक पार्टिकल इसके ऊपर मूव कर रहा, स्पीड v से। क्या भाई, स्पीड v, ये वेलोसिटी हम नहीं कर बेटा, स्पीड v, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। अब इफ v इज कांस्टेंट,
यानी स्पीड कांस्टेंट, बेटा एरो हमने नहीं लगाया, वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो गई। इफ v इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, उस केस में क्या होगा, ए टेंजेंशियल 0, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा। ए सेंट्रीपिटल कितना होगा, v²/r, और वो किधर लगेगा भाई, टुवर्ड्स सेंटर लगेगा, ए सेंट्रीपिटल। और इस रिलेशन को देखें तो ए इक्वल टू ए टेंजेंशियल प्लस ए सेंट्रीपिटल, ये 0 है, यानी जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बराबर होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो भी नेट एक्सेलरेशन है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और वो किधर लग रहा है भाई, टुवर्ड्स सेंटर लग रहा है। किसके लिए, इफ स्पीड इज कांस्टेंट। दूसरा केस लेते हैं, इफ स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज कर रहा है, स्पीड इज इंक्रीजिंग। अब देखो क्या होगा, स्पीड इंक्रीज कर रहा यानी डी डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम 0 नहीं है। स्पीड इंक्रीज कर रहा है यानी ये चीज 0 नहीं होगा, और ये 0 नहीं होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो स्पीड बढ़ रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल नॉट बी 0, ये 0 नहीं होगा, पहली चीज। दूसरा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विल बी इन डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन, ये डायरेक्शन लिखा बेटा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यार स्पीड का तो डायरेक्शन नहीं होता ना, तो वेलोसिटी लिखना मजबूरी है। यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, इधर ए टी। अगर स्पीड बढ़ रहा है यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और 0 नहीं होगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल नॉट बी 0, सर्कुलर पाथ पे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 होने का सवाल ही नहीं है, वो तो होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इधर होगा। तो अब एक्सेलरेशन क्या है बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट है। तो इन दोनों वेक्टर के बीच में हम देखें 90 डिग्री बन रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, बाय लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ये होगा ना, ये होगा बेटा। सो दिस विल बी ए, ये एक्सेलरेशन होगा। और जनरली इसका डायरेक्शन हम v के साथ निकालते तो ये थीटा होगा। सो यहां से अब हम देखें तो वो सारा रिलेशन आपको मिल जाएगा। यानी अगर स्पीड बढ़ रहा है तो जो नेट एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स सेंटर नहीं होगा, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक टुवर्ड सेंटर जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे, ये थीटा से देख लो, यहां से आ जाएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा भाई, ए कॉस थीटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, ए साइन थीटा। और इसी ए साइन थीटा को v²/r भी लिख सकते हैं, और इस ए कॉस थीटा को डी डिफरेंशिएशन ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया। अब अगर स्पीड डिक्रीज कर रहा है, इफ स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड डिक्रीज कर रहा है बेटा, अगेन ये 0 नहीं होगा, और ये 0 नहीं होगा तो ए टी विल बी नॉन जीरो। ए सेंट्रीपिटल तो 0 होने का सवाल ही नहीं है अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा। अब ए टी किस डायरेक्शन में होगा, ए टी विल बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस केस में वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
ए सेंट्रीपिटल नॉट इक्वल टू 0, यानी स्पीड डिक्रीज कर रहा होगा तो ए टेंजेंशियल भी होगा, ए सेंट्रीपिटल भी होगा, लेकिन ए टेंजेंशियल अब किस डायरेक्शन में होगा बेटा? वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसको ड्रॉ करें v इस डायरेक्शन में तो ए टेंजेंशियल इस डायरेक्शन में होगा। अब जो नेट एक्सेलरेशन होगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाएं बेटा, तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन, जिसको सिंपली हम ए लिखेंगे, और इसका एंगल हमेशा v के साथ हम निकालते हैं, तो ये वाला v के साथ ये एंगल होगा बेटा, ये एंगल v और a के बीच में ये एंगल होगा। तो दिस इज मोर देन 90, तो उससे भी आपको पता चला मोर देन 90 है, तो जो a का कंपोनेंट टेंजेंशियल होगा वो v के अपोजिट जाएगा, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अलग अलग ये टेंजेंशियल के लिए ये फार्मूला ए सेंट्रीपिटल v स्क्वायर बाई आर। ये तो हो गए भाई सर्कुलर मोशन के 3 केसेस। अब एक और केस डिस्कस करेंगे बेटा इन तीनों एक्सेलरेशन को समझने के लिए, फिर न्यूमेरिकल्स पे आएंगे, इनके न्यूमेरिकल्स कैसे हैं। इस क्लास में तो न्यूमेरिकल नहीं डिस्कस करेंगे बेटा, नेक्स्ट क्लास लेंगे, क्योंकि ये एक कठिन टॉपिक है, तो थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। सिंपली हम देखें तो किया क्या, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स क्या, उनका डायरेक्शन क्या, उनका रोल क्या है। तो नेट एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चेंज करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन केवल डायरेक्शन चेंज करता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन केवल मैग्नीट्यूड चेंज करता है। दूसरा प्रोजेक्टाइल मोशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उसको हम डिस्कस करते बेटा। ये इस तरीके से एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया, ये ऐसे जा रहा है बेटा, 3 जगह इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के डायरेक्शन को हम ड्रॉ कर रहे हैं और फिर समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस तीनों केस में हम देखें बेटा, जो भी फिगर हमने बनाया, 5 पॉइंट हमने बनाया जहां पे वेलोसिटी का डायरेक्शन हमने दिखाया। एक्सेलरेशन तो हर जगह g होगा, एक्सेलरेशन मींस नेट एक्सेलरेशन, टोटल एक्सेलरेशन, वो g ही होगा और वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ये देखो भाई g इधर होगा, यहां g इधर, यहां g इधर, यहां g इधर, वर्टिकली डाउनवर्ड, सारे केस में बेटा। ये इतना मुश्किल टॉपिक बेटा, तुम 10 किताब पढ़ जाओगे ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने एक एक चीज एक ही जगह क्लियर करना है। अलग अलग बुक में छोटा छोटा कहीं कहीं कुछ मिल जाता है। तो ये जो है बेटा, ये नेट एक्सेलरेशन है, ये सब क्या है, g क्या है, ये a है, दिस इज a, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, दैट इज g। एक्सेलरेशन क्या करता है भाई, मैग्नीट्यूड चेंज कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, दोनों चेंज कर सकता है। यहां पे देखें तो ये जो एक्सेलरेशन है बेटा, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है और मैग्नीट्यूड को भी चेंज कर रहा है। मैग्नीट्यूड देखो तो यहां पे दिखा रहा है बेटा, थोड़ा सा टू द स्केल दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है, स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, घट रहा है और फिर उसके आगे बढ़ेगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं,
जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, काइनेटिक एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो स्पीड घटेगा। यहां से भी समझ सकते हैं। अब ये हो क्यों रहा है ऐसा? और दूसरा इफेक्ट हम क्या करें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज करा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज कर रहा है। इसको हम समझे क्यों, एक्सेलरेशन के टर्म में कैसे समझे। मैग्नीट्यूड घट रहा है शुरू में यहां से यहां तक, यहां से यहां तक बढ़ रहा है, इसको एनर्जी के टर्म में बड़े आसानी से समझ सकते हैं, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल घटेगा, और पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहां से यहां तक पोटेंशियल बढ़ रहा है, काइनेटिक घट रहा है, इसलिए स्पीड डिक्रीज कर रहा है। यहां से यहां तक पोटेंशियल घट रहा है तो काइनेटिक बढ़ेगा तो स्पीड इंक्रीज करेगा। एक्सेलरेशन के टर्म में हम इसको कैसे समझे बेटा, तो एक्सेलरेशन के टर्म में समझने के लिए नेट एक्सेलरेशन क्या है भाई, जी है। इस जी को हम रिजॉल्व करें, कैसे रिजॉल्व करें बेटा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड इन द अपोजिट, या इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। यहां पे रिजॉल्व करेंगे बेटा, तो ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये डायरेक्शन को चेंज कर रहा है, और ये टेंजेंशियल यानी वेलोसिटी के डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन जो भी करो, तो ये इस तरीके से होगा। यहां पे देखें तो देखो ये ए सेंट्रीपिटल इधर हो गया, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये इधर हो गया टेंजेंशियल कंपोनेंट, ए टेंजेंशियल। यहां पे टेंजेंशियल कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, एट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि ए कॉस 90 देखेंगे ये 90 डिग्री, ए कॉस 90 पूरा का पूरा क्या हो गया जीरो। यहां पे देखो ए टेंजेंशियल वी के डायरेक्शन में आ जाएगा बेटा, ए टेंजेंशियल, और ये ए सेंट्रीपिटल। यहां पे भी वी के डायरेक्शन में आ जाएगा, ए टेंजेंशियल, ए सेंट्रीपिटल। अच्छा, अब देखें तो इस रीजन में देखें बेटा, तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में जो एंगल थीटा है, दिस इज मोर देन 90 डिग्री, और मोर देन 90 डिग्री होगा तो ए टेंजेंशियल यानी जो ए कॉस थीटा होता वो निगेटिव होगा, निगेटिव होगा यानी वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा। इसलिए यहां पे डिक्रीज कर रहा है क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या है, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए स्पीड डिक्रीज कर रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थीटा डिक्रीज कर रहा है, ए टेंजेंशियल डिक्रीज करेगा बेटा। यहां पे आके थीटा 90 डिग्री हो गया तो ए टेंजेंशियल जीरो हो गया। अब ये वेलोसिटी का डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा, वेलोसिटी का डायरेक्शन क्यों चेंज कर रहा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से बेटा, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करता है, तो डायरेक्शन चेंज कर रहा। यहां पे देखें इस रीजन में तो ए और वी के बीच का एंगल देखे बेटा, यहां पे v, यहां पे ये v, यहां पे v, इस रीजन में ए और v के बीच जो एंगल है वो लेस देन 90 डिग्री है, इसलिए टेंजेंशियल एक्सेलरेशन v के डायरेक्शन में, इसलिए v का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर रहा है। तो जब प्रोजेक्टाइल पाथ पे पार्टिकल मूव करता है तो जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज करता है, और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करता है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा, अगर सेम डायरेक्शन में है तो मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। अब एक और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बेसिकली सर्कल के केस में हम देखें तो सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता है। रेडियस क्या होता है बेटा, सर्कल का रेडियस
हर जगह कांस्टेंट होता है, किसी भी पॉइंट पे लेंगे तो सर्कल का रेडियस क्या होगा भाई, कांस्टेंट होता है। अब रेडियस होता क्या बेटा, तो रेडियस जो आपने ये पढ़ा कि सेंटर से किसी भी पॉइंट पे सर्कल पे मिला दे तो वो रेडियस होता है। तो ये तो बड़ा जनरल डेफिनेशन है यार। अगर हम मान लो सर्कल के केवल इस आर्क को ड्रॉ कर दे, अब हम कहें रेडियस क्या होता है, तो अब तो सेंटर हमको पता ही नहीं है। तो रेडियस निकालने का रूल क्या बेटा, इसके दो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे और इन टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रॉ करें। वो जो नॉर्मल जहां पे मीट करेगा दोनों का वो सेंटर हो जाएगा और फिर ये हो गया रेडियस। तो दिस इज कॉल्ड रेडियस। सर्कल के केस में रेडियस क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन सर्कल के अलावा कोई भी कर्व पाथ लोगे बेटा तो वो बहुत सारे सर्कल से मिलके बना है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल से मिलके बना है, जिसका रेडियस कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है। यानी इस कर्व का रेडियस कंटिन्यूअसली चेंज कर रहा है, इसलिए इस कर्व के अलग अलग पॉइंट के रेडियस को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे इस पार्ट का हमको रेडियस निकालना भाई, तो रूल यही वाला लगाएंगे, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर इस टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, इस टेंजेंट पे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ये इसका सेंटर हो गया और ये रेडियस आ गया। अब ऐसे इस पार्ट पे अगर हम निकालना चाहे बेटा तो यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ पे नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करोगे, यहां कहीं जाके मिलना। अब देखो सेंटर यहां आ गया और रेडियस ये होगा, तो ये रेडियस होगा। ऐसे इस पॉइंट पे रेडियस निकालना चाहते, मान लो यहां पे रेडियस हमको निकालना, तो कोई दो पॉइंट कंसीडर कर लो। तो यहां पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिए, यहां टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कर दिया और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें, यहां पे नॉर्मल ड्रॉ करें, तो ये रेडियस हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोई भी कर्व पाथ बहुत सारे सर्कल से मिलके बना है और उन सर्कल्स का रेडियस क्या है बेटा, अलग अलग है, उन सर्कल्स का रेडियस अलग अलग है। तो इसी को ये जो डिफरेंट सर्कल्स डिफरेंट पार्ट पे है उनका जो रेडियस उस पॉइंट पे क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फार्मूला क्या होता है वो हमको पता है, लेकिन हम बताएंगे नहीं, कोई यूज नहीं है फिजिक्स में। बहुत टफ क्वेश्चन होगा तो यूज होगा और यहाँ पे बताना वो जरूरी नहीं। मैथ में ये आपको पढ़ाया जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालते हैं। हाँ, फिजिक्स में हम कैसे निकालेंगे वो आपको समझा देते हैं। तो देखो होता क्या है, यहां पे देखें तो पार्टिकल इस तरीके से जा रहा होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऐसे लग रहा होगा, ये v का डायरेक्शन है, ये AC का डायरेक्शन है। तो AC इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई r, यानी r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, v स्क्वायर। r इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई a सेंट्रीपिटल। इस तरीके से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं बेटा। यानी किसी भी कर्व के किसी पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना, तो उस पॉइंट पे हमको v पता होना चाहिए और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पता होना चाहिए। तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या वो हमने समझा दिया। कोई भी कर्व पाथ इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्मॉल सर्कुलर सेगमेंट से मिलके बने होते हैं जिनका रेडियस अलग अलग होता है। फिजिक्स में हम निकालेंगे कैसे, तो r इक्वल टू v स्क्वायर बाई AC। अब जैसे देखो यहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, इस पॉइंट पे रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना बेटा, तो वो क्या होगा, यहां पे हम दिखा रहे हैं r इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन AC, यहां का एक्सेलरेशन। अब ये AC हम निकाल सकते हैं बेटा, ये हमको G पता है, तो ये कंपोनेंट क्या होगा,
ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन हम देंगे तो वहां पे दिखाएंगे इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे पुट करके रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे देखें रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, तो r इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें तो v क्या होगा भाई, v cos थीटा। यहां से हम निकाल सकते हैं ना, v, ये v है, ये थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा v cos थीटा अपॉन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो यहाँ का वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन a सेंट्रीपिटल, हमको यहाँ का एक्सेलरेशन लेना होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और यहाँ पे तो बड़ा सिंपल दिख रहा है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो g के ही इक्वल होगा। तो इस तरीके से यहाँ का रेडियस हम निकाल सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट पे पैराबोलिक पाथ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं। So let us end the class today at this point. Revise all the topic very seriously. ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है बेटा, तो इसको वीडियो को कम से कम 2 बार 3 बार आप देख के याद करना, तभी नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट लेक्चर हम इनके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, तभी आप उनको देखना, अदरवाइज वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। सो till next turn, stay healthy, do hard labor and be positive. Sayonara, Godspeed and bon voyage.